हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आगे अपने BTTH नोवेल के एपिसोड नंबर 262 पे और इसमें जियान एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब जाने वाला है। इस वाले आर्क में आपको खूब सारे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। सो बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना जिससे कोई एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, हेवन ड्यून फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप जो कि 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने के लिए आगे जा रहा होता है, उसे जियान और याओमिंग रोक लेते हैं। फिनिक्स ट्राइब के उन 3 ग्रैंड एल्डर्स में से एक जिसका नाम फंगुआन होता है, वो शुरुआत में तो याओमिंग को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसने याओमिंग को रिकॉग्नाइज किया था उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। वो भी बिलीव नहीं कर पा रही थी याओमिंग अभी तक जिंदा है। फाइनली उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। भले अकेला याओमिंग इन तीनों का सामना न कर पाता, लेकिन एक और एडवांस 1 स्टार दोशेंग पूरी कहानी को चेंज कर देता है। हालांकि जियान ने इस बुढ़िया को वापस लौटने का मौका दिया था, लेकिन पूरे फिनिक्स ट्राइब को पावर का नशा चढ़ा होता है। इस वजह से काफी जल्दी फाइट की शुरुआत हो जाती है। इसमें याओमिंग सामना करता है उस फंगहुआन का और जियान बची हुई दोनों दोशेंग को संभाल रहा था। इन दोनों का नाम होता है यिंग हुआन और कुंग हुआन। हालांकि जियान शुरुआत में तो कुंग हुआन से फाइट कर रहा था, लेकिन जब कुंग हुआन को मार मार के बिल्ली बनाने लगता है तो फिर यिंग हुआन को भी कुंग हुआन की हेल्प करने के लिए आगे आना पड़ा था। दूसरी साइड में फंग चिंग और वो जू फंग भी होते हैं। जब वो देखते हैं कि जियान किस तरीके से इनके ग्रैंड एल्डर से फाइट कर पा रहा है, ये दोनों एकदम शॉक में चले गए थे। वो बिलीव नहीं कर पाते कि सिर्फ 2 साल के अंदर जियान ऐसे कल्टिवेशन लेवल पे कैसे पहुंच सकता है। खैर सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो था इन सभी के सामने था। अब जब ये दोनों ग्रैंड एल्डर साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये जैसे तैसे करके जियान की फाइटिंग पावर को मैच कर पाते हैं। लेकिन इसी पल में जियान अपने क्लैन टैटू एक्टिवेट कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार से सीधा 2 स्टार दोशेंग तक पहुंच जाती है। ऐसा होने पे इन दोनों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। जियान इन दोनों को जम के कूटता है। अंत में जाके इन दोनों को सील कर दिया गया था। वहीं पे लिटिल फी डॉक्टर ग्रुप जो कि जूफंग और फंगचिंगर ग्रुप से फाइट कर रहा होता है, वो भी इस समय एडवांटेज में थे। कुछ ही पलों में फिनिक्स टाइप की बचे हुए मेंबर्स को भी जियान अपना कैदी बना लेता है। अब बारी आ गई थी हॉस्टेजेस को लेने के बाद धमकाने की। जब फंगहुआन और याओमिंग ऐसे सीन को देखते हैं, ये दोनों स्टंट हो गए थे। ये बिलीव नहीं कर पाते कि जियान अकेला ही फिनिक्स ट्राइब के दोनों ग्रैंड एल्डर्स को इतने कम समय में कैप्चर कर पाया है। जियान उस फंगहुआन से बोलता है कि अगर उसने अभी फाइट करना बंद नहीं किया तो फिर इन दोनों बुड्ढों की खोपड़ी उड़ जाएगी। ये सुन के वो फंगहुआन गुस्से के मारे आग बबूला हो गई थी। वो जियान को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की धमकी भी देती है, लेकिन अभी ट्रिक्स जियान के ऊपर काम नहीं करने वाली। उसके दोनों हाथ दोनों बुड्ढों की खोपड़ियों को पकड़ते हैं। इसका मतलब बस एक ही था, जियान भी सच में देखना चाहता है कि क्या ये बुढ़िया पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो पाती है या फिर जियान इन दोनों के सर को उतार लेता है। अंत में जाके फंगहुआन को अपने आप को कंट्रोल ही करना पड़ा था। जियान दोनों ग्रैंड एल्डर्स के साथ उस जूफंग को अपना कैरी बना लेता है। आखिरकार जूफंग ड्यून फिनिक्स ट्राइब का फ्यूचर ट्राइबल चीफ जो है, जियान फिनिक्स ट्राइब के ट्राइबल चीफ को मैसेज पास करके बोलता है जब तक तुम्हारी हेवन ड्यून फिनिक्स ट्राइब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती तो फिर ये मामला सॉल्व हो जाने के बाद इन दोनों बुड्ढों के साथ जूफंग को वापस लौटा दिया जाएगा। नहीं तो फिनिक्स ट्राइब इन दोनों की डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए तैयार रहे। इतना कहने के बाद उस बुढ़िया को फूटने के लिए बोल दिया गया था और जियान का ग्रुप निकल जाता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ। अब चलो इसमें जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम देखते हैं सीन एम्प्टी रेलम का। इस जगह पे लाइट का क्लस्टर फ्लैश हो रहा था। इसकी स्पीड एकदम लाइटिंग जैसी होती है। एक ही फ्लैश में डार्कनेस के दूसरे एज पे जाके अपीयर होता है, जिसके बाद फाइनली गायब हो गया था। याओमिंग जो कि जियान के ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रहा था, उसकी आंखें दूर तक देखती हैं। वो बगल में चल रही जियान को देख के बोलता है बस जियान, हमारी स्पीड को देखते हुए हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में करीब 10+ मिनट तक पहुंच जाएंगे। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। वो कहता है ठीक है, हम अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं। उसकी आंखें उस डार्कनेस की गहराई में देखती हैं। जियान की फिस्ट क्लेंच हो जाती हैं। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, जियान की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। ये देख के याओमिंग और बाकी लोग उसे जल्दी से फॉलो करते हैं। इन सभी का आगे बढ़ने का सिलसिला कुछ और मिनट तक चलता रहता है। तभी अचानक से जियान की बॉडी रुक जाती है। वो अपनी वॉइस से कोड के इस एम्प्टी रेलम के स्पॉट की तरफ देखता है। वो कहता है वेट, यहाँ पे एक फैमिली रह रहा है। तभी हमें एक बैंक का साउंड सुनाई दिया था। ये इंटेंस एनर्जी एक्सप्लोजन उस खाली स्पेस के अंदर से आया होता है। तुरंत एक फिगर खून फेंकते हुए पीछे जाता है। ये अपने ग्रुप के लोगों से टकरा गया था। इस फिगर का चेहरा एकदम पेल था और इसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। एक पल के बाद उसके आसपास करीब 10 फिगर अपीयर होते हैं। इन सभी के ऑरे एक्सट्रीमली पावरफुल थे। क्लियरली ये सभी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है उन दोनों एल्डर्स की जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। भले इन दोनों के ऑरे काफी नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन इनकी बॉडी से रिलीज होने वाला प्रेशर काफी टेरिफाइंग होता है। सरप्राइजिंगली दोनों पीक एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि बेंशिंग क्लास में पहुंच चुके हैं। इन 10-11 लोगों ने करीब 7-8 लोगों को सराउंड करके रखा था। ये सभी सीरियसली इंजर्ड होते हैं। अगर हम देखें तो नाटो में कई फैमिलियर चेहरे भी दिखाई देंगे। ये होते हैं हेचिंग, जिनसे जियान पहले कई बार मिल चुका है, और दूसरे होते हैं एल्डर जूली जो जियान को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में मिले थे। हेचिंग फ्यूरियस आवाज में बोलते हैं तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड, तुम सभी काफी ज्यादा बोल्ड हो चुके हो। तुम्हारी एक्चुअली में हमारे ड्रैगन एम्पर के ऊपर हमला करने की हिम्मत हुई। अगर इनके पूरे 7-8 के ग्रुप को देखा जाए तो इनमें बस ये दोनों ही थोड़े से बेटर लग रहे थे, लेकिन इनके चेहरे एक्सट्रीमली ग्लूमी होते हैं। ये सभी एम्प्टी रेलम में पेट्रोल कर रहे थे। अरे मतलब घूम फिर के रखवाली करना। लेकिन इनमें से किसी ने सोचा नहीं था
दिखाएगा कि जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें तीनों ड्रैगन आइलैंड्स ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वापस लौट पाते हैं, हेचिंग की टोली की मुलाकात इन तीनों ड्रैगन आइलैंड के ग्रुप से होती है। ये तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सील कर देते हैं, जिसके बाद एक बड़ी बैटल इरप्ट हो गई थी। अब खैर रिजल्ट के बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी में 2 एलिट बेंशैंक्स हैं। ये सब हेचिंग के ग्रुप के ऊपर हमला करते हुए यहाँ तक चेज करते आए हैं। क्लियरली दूसरी पार्टी के एटीट्यूड को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे हेचिंग के ग्रुप को तबाह करना चाहते हो। हम देखते हैं एक बंदे को जिसने बैटल आर्मर को पहन के रखा होता है। वो जूली को देख के हंस के बोलता है, ही जूली, तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग सच्चे रूलर्स हैं। तुम न जाने कहां से एक फेक ड्रैगन एम्पर को ढूंढ के एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम सभी काफी नाइव हो। ये बंदा इस यूनिट के कमांडर्स में से एक होता है। इसकी स्ट्रेंथ बेंशैंक के इंटरमीडिएट लेवल की थी। इस बंदे की बात को सुनकर जूली का एक्सप्रेशन और भी ग्लूमी हो जाता है। वो एक डीप आवाज में कहते हैं, तुम भी जानते होगे कि क्या हमारे ड्रैगन एम्पर फेक है या फिर रियल। लगता है तुम सभी 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स के रूल्स में रहते रहते हमारी ट्राइब के रूल्स को भूल गए हो। ये सुन के वो आर्मर पहने हुआ बंदा अपने एवरास को नेट कर लेता है। उसका एक्सप्रेशन काफी अननेचुरल था। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के अंदर रॉयल क्लैन की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है और इसे कोई भी ट्राइब मेंबर डिनाई नहीं कर सकता है। कोई भी रॉयल एंशिएंट बॉय ड्रैगन की बॉडी ऐसे प्रेशर को प्रोसेस करती है जिसे बाकी के एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब इंड्योर नहीं कर सकते। अब क्योंकि इन दोनों बेंशैंक की पोजीशन तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स में काफी हाई है, इन्हें नेचुरली पता होता है कि जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर नई ड्रैगन एम्पर है वो सच में एक्सट्रीमली प्योर रॉयल ब्लड लाइन को प्रोसेस करती है। लेकिन ये सभी तीनों ड्रैगन किंग्स के रूल के अंदर काफी समय से रहते आ रहे हैं। इनका सोचने का नजरिया भी बदल चुका है। भले वो यंग ड्रैगन एम्पर के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना कर सके, लेकिन इन्हें बाकी ट्राइब मेंबर्स के ऊपर हमला करने में कोई परेशानी नहीं होती। इस आर्मर पहने बंदे के साइड में एक लाल चेहरे वाला ओल्ड मैन भी खड़ा हुआ होता है। वो अपने हाथ को वेव करके चिल्ला के कहता है, चियांजुआन, तुम इस ओल्ड फैलू के ऊपर अपनी सांसों को बर्बाद मत करो, हमें इसे जल्दी से फिनिश करना होगा। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड इतनी इंटेंस तरीके से हमारा विरोध करेगा। हमें जल्दी वापस लौटना होगा। इन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए देख हेचिंग और भी फ्यूरियस हो जाते हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं, टू ओल्ड बैस्टर्ड, तुम्हारे तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे ही हमारी ड्रैगन एम्पर और भी स्ट्रॉन्ग होती है, तुम सभी मिलकर बस अपनी मौत का इंतजार करो। ये सुन के वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा बड़े अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो कहता है, ही ऐसा तो तब होगा जब तुम्हें और भी जीने का समय मिले। तुरंत ही उस बुड्ढे की आंखें कोल्ड होती है। उसका पाव अटैक स्पेस को पेंट्रेट करते हुए आगे जाता है। एक फ्राइटनिंग विंड एनर्जी हवा को तोड़ते हुए लाइटिंग स्पीड के साथ हेचिंग की बॉडी से टकरा गई थी। भले अभी की हेचिंग की स्ट्रेंथ 8 चेंज पीक 2 पे पहुंच चुकी हो, लेकिन वो एक हाई लेवल के बेंशैंक से कैसे कंपेयर कर सकते थे। जैसे अटैक उनकी बॉडी से कांटेक्ट में आता है, उनके शरीर के ऊपर के आर्मर के तुरंत ही परकच्चे उड़ जाते हैं। ग्रक साउंड के साथ उनके मुंह से काफी ज्यादा अमाउंट में खून बाहर आता है। उनकी बॉडी पीछे गए ट्राइब मेंबर से टकरा गई थी। एक पाम अटैक से हेचिंग की गट्टी पतंग बना के वो रेड फेस एडलर तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, ओल्ड फेलो, तुम सच अपनी लिमिट को नहीं जानते हो। ऐसे हैवी अटैक को सफर करने के बाद हेचिंग की आंखें एकदम ब्लडी रेड हो जाती हैं। उनकी बॉडी का साइज 2 गुना हो गया था। हेचिंग को इस तरीके से गुस्से में पागल होते हुए देख वो रेड फेस्ड ओल्ड मैन कोल्ड स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाता है। वो अपने एक हाथ को वेव करके बोलता है, इन सभी को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस बंदे की कमांड को सुन के जूली का गुस्सा आसमान को टच कर लेता है। उनकी बॉडी से एक मॉन्स्टर्स दुई की इरप्ट होती है। उनका पाम अटैक आगे बढ़ जाता है। उनकी वास्ट और माइटी दुई की गट्टी होके 1000 मीटर के ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये उस लाल चेहरे वाले बुड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है। जूली को अटैक करते हुए देख उस आर्मर पहने बंदे की बॉडी अचानक से स्वेल होने लगती है। पलक झपकते वो आधा इंसान और आधा ड्रैगन बन गया था। ये उसका कॉम्बैट स्टेट होता है। वो एक बार आसमान की तरफ रोर करके किसी कैनन बॉल की तरह आगे बढ़ गया था। एक ही पंच में जूली का वो जायंट एनर्जी ड्रैगन पूरी तरीके से बिखर जाता है। वो एल्डर जो कि आधा इंसान और आधा ड्रैगन में बदल गया था, हम उसे खाली हवा में आगे चलते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, जूली, हम दोनों की स्ट्रेंथ काफी सिमिलर है। अब क्योंकि तुम अभी इंजर्ड हो तो फिर तुम हमारा सामना कैसे करोगे। तुरंत ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी एल्डर जूली के सर के ऊपर अपीयर हुई थी। उसका वो लार्ज ड्रैगन क्लॉ आगे की हवा को चीर देता है। ये अपने साथ 4 विंड्स को लेके आता है। ऊपर से आ रहे ऐसे फ्रोजन अटैक को सेंस करके एल्डर जूली भी अपनी दांती मिस लेते हैं। एक आर्मर जिसपे कई ड्रैगन सिंबल्स होते हैं उसने जूली की बॉडी को कवर कर लिया था, जिसके बाद ये आर्मर किसी फ्यूरियस ड्रैगन की तरह उस हाफ ड्रैगन एल्डर से टकरा जाता है। जब एल्डर जूली और वो हाफ मैन हाफ ड्रैगन एल्डर एकदम इंटेंस फाइट में लग जाते हैं, उस रेड फेस एल्डर के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। उसने अपने हाथ को वेव कर दिया था। जब जब वो ऐसा करता था, हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक के बाद एक वॉरियर को खून फेंकते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं। इस बुड्ढे के अटैक की वजह से उस वॉरियर का आर्मर भी एक्सप्लोड हो जाया करता था। फाइनली तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के मेंबर्स इस मौके का फायदा उठा के इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर के ऊपर टूट पड़ते थे। अपने ट्राइब के मेंबर्स को इस तरीके से एक के बाद एक कैप्चर होते हुए देख हेचिंग की फ्यूरी फिर से इरप्ट होती है। हेचिंग की तरफ जो 2 फिगर्स आ रहे होते हैं उनमें हेचिंग का क्रेजी पंच टकरा जाता है। वो दोनों खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के हेचिंग लाइटिंग स्पीड से उस रेड फेस एल्डर की तरफ शूट हो गए थे। अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को सेंस करके वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, तुम मेरे सामने बस एक चींटी की तरह हो, तुम्हारी एक्चुअली मुझे चैलेंज
चेंज करने की हिम्मत हुई। जैसे वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है, कई मोटे मोटे स्केल्स अपीयर होते हैं। उसका पंच एक डीप सोनिक बूम साउंड करते हुए बैंग साउंड के साथ आगे चला जाता है। ये तुरंत ही आगे बढ़ रहे हेचिंग से टकरा गया था। इस हार्ड कोलिजन की वजह से उस रेड फेस एल्डर की बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल हुई थी। वो आधे कदम को पीछे लेता है। दूसरी तरफ हेचिंग की आर्म में कई वेन्स दिखाई देती हैं। तुरंत ही पफ साउंड के साथ हेचिंग की हाथ की नसें फट जाती हैं। एक हल्का सा हड्डियों के क्रैक होने का साउंड भी अपीयर हुआ था। कमजोरी की वजह से उनका हाथ नीचे गिरता है। उनकी बॉडी करीब 10,000 फीट तक पीछे चली जाती है। वो जैसे तैसे करके खुद को रोक पाए थे। इस समय हेचिंग, जिनकी पूरी बॉडी को ब्लड ने कवर करके रखा होता है, वो खुद को जैसे तैसे इस एम्प्टी रेल में सस्पेंड करके रख पा रहे थे। उस रेड फेस्ड ओल्ड मैन के एक पंच की वजह से उनके शरीर की पूरी स्ट्रेंथ चली गई है। अगर उनकी फिजिकल बॉडी एक्सट्रीमली स्ट्रांग नहीं होती तो शायद उस पंच की वजह से उनकी बॉडी फट चुकी होती। हेचिंग की आंखें धीरे धीरे ब्लरी हो जाती हैं। इस समय उस रेड फेस्ड ओल्ड मैन ने हेचिंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। हालांकि वो अपने दिल में काफी डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन हेचिंग अपने दिल के अंदर जान देते हैं कि उनकी और दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ में काफी बड़ा गैप है। उनके दिमाग में बस एक थॉट आता है। वो कहते हैं क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? तुरंत ही हेचिंग के सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा अपीयर हुआ था। उसकी वो कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें हेचिंग को देखती हैं। वो कहता है रिलैक्स, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन टूम में फेंक दूंगा। वो तुम्हारे लिए रेस्ट करने की सही जगह है। ये कहने का तो बुड्ढा अपनी बॉडी को झुकाता है। हम उसके हाथ को हेचिंग के सर पे प्रेस होते हुए देखते हैं। इस समय उस बुड्ढे की आंखों में कोल्ड ग्लैंड फ्लैश हो रहा था। एल्डर जूली, जो कि जैसे तैसे खुद को संभाल पा रहे हैं, हेचिंग की ऐसी सिचुएशन को देख के उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है। तुरंत ही उनकी आंखें लाल होती हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं, होजान, अगर तुमने हेचिंग को नुकसान पहुंचाया तो ड्रैगन एम्पर तुम्हें बिल्कुल जाए नहीं देंगे। ये सुनकर वो रेड फेस्ड ओल्ड मैन अपने सर को हिलाता है। वो रिडिक्यूल से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ही ड्रैगन एम्पर, ऐसा तो तब हो पाएगा जब वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के अटैक से जिंदा बचेगी। वो अपने सर को नीचे झुका के हेचिंग को देखता है, जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक लास्ट अटैक को ट्राई करने वाले थे। वो बुड्ढा कहते, तुम सच में एक एक्सट्रीमली हार्ड कैरेक्टर हो। अनफॉर्चुनेट बात है कि तुमने गलत साइड को चुना है। इन शब्दों को कहने के बाद अपने सिर को हिलाता है। वो हेचिंग के सर को पकड़ के अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने लगा था। वो कहता है, इस बार जीत हमारे तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की होने वाली है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे पीछे और भी कई लोग आएंगे। एटलीस्ट तुम बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करने वाले। इस समय उस रेड फेस्ड ओल्ड मैन के चेहरे पे एक क्रूअल स्माइल सरफेस हो चुकी थी। उसकी 5 उंगलियां नीचे की तरफ प्रेस होती हैं। हेचिंग के सर में 5 ब्लडी होल्स क्रिएट हो गए थे। लेकिन अचानक से वो सेंस करता है कि इससे पहले वो हेचिंग की खोपड़ी को उड़ा पाता था, उसके सिर को एक ठंडे से हाथ ने पकड़ लिया है। एट द सेम टाइम उसके कानों में एक सॉफ्ट आवाज ट्रांसमिट होती है। इस बुड्ढे का शरीर वहीं पे थम जाता है। वो आवाज कहती है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम पहले इसके सर को शेटर कर पाओगे या फिर पहले ऐसा तुम्हारे सर के साथ होने वाला है। हेचिंग, जो कि अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगे थे, जब ये सॉफ्ट आवाज जिसमें बिल्कुल गुस्सा नहीं होता वो उनके कानों में गई थी, वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं। उन्हें एक फैमिलियर सा चेहरा दिखाई देता है। वो कहते हैं, जियान। अचानक से अपीयर हुए स्किनी फिगर को देख के हेचिंग की आंखें एक्सट्रीमली स्टैंड होती हैं, स्पेशली जब वो देखता है कि जियान का हाथ इस रेड फेस्ड एल्डर की खोपड़ी को पकड़े हुए है। हेचिंग की आंखें ट्विच होती हैं। इस पल उस रेड फेस्ड एल्डर की बॉडी पूरी तरीके से स्टिल होती है। उसकी बिल्कुल मूव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक डरी हुई आवाज में कहता, तुम कौन हो? मैं नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एल्डर होजान हूँ। उसके सर के ऊपर जो हाथ प्रेस हो रखा था, उसके अंदर से एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था। ये बुड्ढा अच्छे समझता था कि अगर दूसरी पार्टी की बिल्कुल भी इच्छा हुई तो उसका सर किसी वाटरमेलन की तरह फट जाएगा। इस रेड फेस्ड ओल्ड मैन की आंखें लगातार फ्लिकर होती हैं। इसके एक्सप्रेशंस बहुत ही जल्दी चेंज हो रहे थे। ये मन ही मन में कहता है, ये मॉन्स्टर कहाँ से आया और आखिर में से आते हुए सेंस क्यों नहीं कर पाया। जियान की इंडिफरेंट आंखें इस बुड्ढे को देखती है। ऑर्डर देते हुए कहते हैं, अपने हाथ को रिलीज करो। ये सुन के उस रेड फेस्ड एल्डर का चेहरा डार्क हो जाता है। वो कहता है, हम 3 तक गिनती करेंगे, फिर हमें साथ में अपने हाथों को रिलीज करना है। तुम्हारा क्या कहना है? ये सुन के हेचिंग का चेहरा तुरंत ही पर्पल हो जाता है। वो चिल्ला के बोलते हैं, जियान इसे खत्म कर दो। ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का बेंशेंग है। इसका स्टेटस मुझसे कई गुना हाई है। अगर मेरी जान के बदले में इसकी जान चली जाती है तो मैं इसे रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हेचिंग की बात को सुनकर उस बुड्ढे का एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो जाता है। उसका मन होता है कि वो हेचिंग की खोपड़ी को तोड़ दे, लेकिन जब वो इस मिस्टीरियस इंसान के बारे में सोचता है जिससे आज से पहले कभी नहीं मिला, वो अपने सारे किलिंग इंटेंट को सप्रेस कर ही सकता था। वो बुड्ढा डीप आवाज में बोलता है, तुम्हारा क्या कहना है? ये सुन के जियान कहता है, ठीक है। ऐसे आंसर को सुन के वो रेड फेस्ड एल्डर एकदम खुश हो जाता है। उसने तुरंत ही 1 2 3 बोलना शुरू कर दिया था। जैसे आखिरी शब्द उसके मुंह से बाहर आता है, वो सेंस करता है कि उसकी खोपड़ी के ऊपर से वो ठंडा सा हाथ हट गया है। वो तुरंत ही हेचिंग को साइड में फेंक के लाइटिंग स्पीड से दूर चला गया था। दूर जाने के बाद रेड फेस्ड एल्डर देख पाता है कि कुछ समय पहले इसकी खोपड़ी किसके हाथों में थी। जियान के यंग चेहरे को देख के वो एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। वो एक डीप आवाज में कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि फ्रेंड तुम कौन हो? ये हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का अंदरूनी मामला है। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें इंटरवीन नहीं करोगे। हमारे तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स इस जगह से बस थोड़ी सी दूरी पे है। अगर वो यहाँ पे आकर्षित हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, बुड्ढा चाहे कुछ भी बोल रहा हो, जियान तो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया हो। वो नीचे झुक के हेचिंग को उठने में मदद करता है। टॉय रिंग से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकालने के बाद ये सीधी हेचिंग के मुंह में चली जाती है। जियान कहता है, कैसे हो? ऐसे सवाल को सुन के हेचिंग अपने सिर को हिला ही सकते थे। वो
कहते हैं मेरी जान लेने के लिए काफी नहीं है। फिर उनकी नजरें जाती हैं उस रेड फेस्ड एल्डर की तरफ। वो रिग्रेटफुल आवाज में कहते हैं तुम्हें इस बुड्ढे को भी खत्म कर देना चाहिए था। इसकी स्ट्रेंथ बेशंग लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर इसकी जान यहाँ पे चली जाती तो इससे नॉर्दर्न आइलैंड को काफी बड़ा नुकसान होता। ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने हर बार नहीं आती। हिचिंग की आवाज में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग होती है। जैसे हिचिंग सिचुएशन को देखते हैं, उनकी जान के बदले में इस बुड्ढे की जान जाना एकदम वर्थवाइल चीज है। यहाँ पे हुए अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से वो हाफ ड्रैगन एल्डर जो कि एल्डर जूली से फाइट कर रहा होता है, उसका ध्यान इधर आकर्षित हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है क्या हुआ। भली सिचुएशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके अटैक्स बिल्कुल रुकते नहीं है। उसका वो ड्रैगन क्लॉ आगे की तरफ स्विंग होता है। अब एल्डर जूली की हालत काफी मिजरेबल लग रही थी। अब क्योंकि एल्डर जूली पहले से इंजर्ड हो चुके थे, तो वो इस समय दूसरी पार्टी का मैच नहीं होते। वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा जिसका नाम होजान होता है, उसकी आंखें लगातार जियान को घूर रही थी। वो जियान के अंदर से एक हल्के से प्रेशर को सेंस करता है। इस वजह से वो एकदम अलर्ट होकर एक डीप आवाज में कहता है यहाँ पे एक परेशानी हो गई है। ये सुन के उस हाफ ड्रैगन एल्डर की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो एक पावर अटैक से एल्डर जूली को पीछे करता है। फाइनली उसकी नजरें जियान को देखती हैं। वो तुरंत ही कोल्ड आवाज में चिल्ला के बोलता है फ्रेंड, इस एम्प्टी रियल्म के अंदर मेरी एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के मैटर्स में इंटरफेयर करना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी की वजह से एल्डर जूली को भी रिलीफ फील करने का मौका मिल जाता है। हिचिंग के साइड में खड़े फिगर को देख के वो भी काफी सरप्राइज फील कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ चीज याद आती है। तुरंत ही उनकी बॉडी मूव होती है। वो जियान के साइड में अपीयर हो गए थे। वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ऐसे मामलों में तुम इंटरव्यू नहीं कर सकते हो, तो अपने साथ हिचिंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब एल्डर जूली की बात वो रेड फेस एल्डर सुनता है, फाइनली उसकी आंखों में अनफ्रेंडलीनेस झलकने लगती है। वो जियान को देख के बोलता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, आखिर इतना आसान कैसे हो सकता है? फ्रेंड ये तुम्हारा लास्ट चांस है। जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहता है कि इंटरमीडिएट बेंशंग की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे सामने घमंड दिखा रहा है। तुरंत ही जियान एक कदम को आगे लेता है। उसकी बॉडी वहीं से वैनिश हो गई थी। जियान को इस तरीके से गायब होते हुए देख उस रेड फेस एल्डर के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसका शरीर एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मोमेंट में एक हाथ स्पेस को पेंटेट करके उसकी खोपड़ी को दोबारा से पकड़ लेता है। साथ में एक ऐसी कोल्ड आवाज उसके कानों में एंटर करती है। जियान कहता है तुम फिर से मूव करो, तुम्हारी जान को कोई बचा नहीं सकता। सामने के एम्प्टी स्पेस से धीरे धीरे अपीयर हो रहे इस फिगर को देख के उस रेड फेस एल्डर के चेहरे पे फाइनली शॉक अपीयर होता है। एक पल के बाद उसके मुंह से एक होर्स आवाज बाहर आई थी। वो कहता है तुम एक एलीट दोशैंग हो। खैर जियान के सर अटैक से बस वो रेड फेस एल्डर ही स्टंट नहीं हुआ था। जियान को इस तरीके से मूव करते हुए देख एल्डर जूली और हिचिंग के चेहरे पे भी शॉक अपीयर होता है। वैसे सीन से रिकवर नहीं हो पाते। जब जियान कुछ सालों पहले ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से गया था तो उसकी स्ट्रेंथ बस दोजन क्लास के 5 स्टार्स पे थी, लेकिन बस कुछ ही सालों के कम समय में जियान एक 5 स्टार दोजन से दोशैंग बन चुका है। हिचिंग जो कि सामने की सीन पे बिलीव नहीं कर पाते, वो बड़बड़ा के कहते हैं ये डैम, लगता है लड़का किसी को जीने नहीं देना चाहता। उन्हें ट्रेन करते हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी उनकी स्ट्रेंथ पीक दोजन के 8 चेंज पे ही पहुंच पाई है। अभी उन्हें बेंशियन क्लास में एडवांस होने के लिए काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन एंड में जाके जियान जो कि कुछ समय पहले उनसे वीक हुआ करता था, वो हिचिंग से पूरी तरीके से बियॉन्ड जा चुका है। जियान का हाथ जो कि रेड फेस एल्डर के सर के ऊपर होता है, हम उसे हल्के से प्रेस होते हुए देखते हैं। वो देखता है कि इस लाल चेहरे वाले बुड्ढे का चेहरा अब लाल से सफेद होता जा रहा है। ऐसे सीन को देख के जियान की एक उंगली इस बुड्ढे के माथे पे प्रेस हो जाती है। तुरंत ही जियान की प्रेस हो चुकी फिंगर इस रेड फेस ओल्ड मैन के फोरहेड पे एक होल क्रिएट कर देती है। इस बुड्ढे का ऑरा ग्रेजुअली वीक होने लगता है। जियान फिर से इस ओल्ड मैन की बॉडी को टच करता है। उसके हाथ से एक सिंबल इस बुड्ढे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है इसकी दुई की सील हो चुकी है। जियान अपने इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद इस लाल चेहरे वाले बुड्ढे को पकड़ के मूव करता है। हिचिंग के बगल में प्रकट होके इस बुड्ढे को हिचिंग की तरफ फेंक दिया गया था। वो हंस के बोलता है इसे कैप्चर करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। हिचिंग जो कि रेड फेस्ड ओल्ड मैन को रिसीव करते हैं, इस समय उनका चेहरा एकदम डल होता है। वो पावरफुल बेंशन लेवल का एग्जिस्टेंस जियान के हाथों में इतना वीक हो गया है। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये ओल्ड मैन जो कि कुछ समय पहले अपने आप को बहुत ही हाई और माइटी बता रहा था, वो अभी एक डेड डॉग की तरह हो गया है। ऐसे सीन को देख के साइड में खड़े एल्डर जूली भी अपने सलाइवा को अटकते हैं। अगर वो अपने पीक कंडीशन में भी होते तब भी इस रेड फेस्ड ओल्ड मैन को हराने के लिए उन्हें काफी लंबी बैटल लड़नी पड़ती, लेकिन जियान के हाथ में वो मनी मन में कहते लड़का आखिर ट्रेन कैसे करता है, कुछ ही सालों के अंदर ही इस लेवल पे पहुंच चुका है। तभी मैं कहूँ कि इसके ड्रैगन एम्पर के साथ दोस्ती क्यों है, ये सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। थोड़ी सी दूरी पे खड़ा वो हाफ ड्रैगन एल्डर ऐसे सीन को देख के काफी समय के बाद रिकवर हो पाता है, लेकिन रिकवर होने के बाद उसके दिल में तुरंत एक चिल फैल गई थी। वो चिल्ला के बोलता है विड्रॉ करो, क्योंकि दूसरी पार्टी होजॉन को इतनी आसानी से कैप्चर कर पाई है। डेफिनेटली इस लड़की की स्ट्रेंथ दोशैंग लेवल पे पहुंच चुकी है। भले हाफ ड्रैगन एल्डर खुद एक बेंशैंग हो, लेकिन इस लेवल के एक्सपर्ट से डील करने के उसके पास भी क्वालिफिकेशंस नहीं है। पीछे रहने का मतलब बस एक ही होगा, जो कि है कैप्चर हो जाना। अपने एक ऑर्डर को इश्यू करने के बाद सबसे पहले पीछे जाने वाला वो हाफ ड्रैगन एल्डर ही होता है। कुछ ही फ्लैशेस में उसने जियान की टोली से काफी दूरी बना ली थी। इस मामले को उसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना है। उस समय तीनों आइलैंड्स नेचुरली ऐसे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करेंगे जो कि इस लड़के को फिनिश कर सके। एल्डर जूली ने भी सोचा नहीं होता कि हाफ ड्रैगन एल्डर इतनी जल्दी विड्रॉ कर लेगा।
मिलेगा। वो तुरंत चिल्ला के बोलते हैं जियान हमें से एस्केप करने नहीं दे सकते वरना ये दुश्मन को अलर्ट कर देगा। जियान हल्की सी स्माइल के साथ नोट करता है लेकिन वो बिल्कुल मूव नहीं होता। उसकी आंखें उस ग्रुप की तरफ देखती हैं जो कि फुल स्पीड के साथ धुंधवा के भागने की कोशिश कर रहा था। फिर करीब 2 मिनट्स के बाद एक लाइट की रे फ्लैश होती है। उस डायरेक्शन से कई लोग आगे आते हैं। ये फाइनली सभी के सामने अपियर हो गए थे। सरप्राइजिंगली याओ मिंग का ग्रुप होता है। इस समय जियान की टोली के हाथों में कुछ लोग होते हैं। वो हाफ ड्रैगन एल्डर जो कि कुछ समय पहले भाग गया था इनमें वो भी शामिल होता है। याओ मिंग उस अनकॉन्शियस हुए हाफ ड्रैगन एल्डर को जियान की तरफ फेंक के बोलता है हाँ ये ओल्ड फेलो काफी ज्यादा चालाक था लेकिन इसकी बेंशन लेवल की स्ट्रेंथ के साथ ये आखिर क्या ही कर सकता है। जियान इस एल्डर को पकड़ के इसकी दुर्गी को भी सील कर देता है और इसकी जिम्मेदारी हेचिंग को दे दी जाती है। जियान एल्डर जूली की तरफ देख के हंस के बोलता है ये 9 सरीन डीगमा पाइथन ट्राइब के ट्राइबल चीफ है। इनका नाम है याओ मिंग। इन शब्दों को सुन के एल्डर जूली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं 9 सरीन डीगमा पाइथन ट्राइब। उनकी कॉशियस आंखें याओ मिंग को देखती है। वो कहते हैं रूमर्स के हिसाब से तीनों ग्रेट ड्रैगन एलियंस ने अपने कुछ एक्सपर्ट्स को और ट्राइब की तरफ डिस्पैच किया है जिससे वो उनके साथ कोऑपरेट करके हमारे ईस्टर्न ड्रैगन एलियंस से डील कर सके। ये सुन के याओ मिंग स्माइल करते हैं। वो हंस के बोलते हैं हाँ एल्डर जूली आप बिल्कुल चिंता मत करो। तीनों ड्रैगन एलियंस से कोऑपरेट करने का डिसीजन मेरे उस नालायक छोटे भाई ने लिया था लेकिन अब मुझे मेरी ट्राइबल चीफ की पोजीशन वापस मिल चुकी है। याओ मिंग कहते हैं अब क्योंकि मुझे ब्रदर जियान ने इनवाइट किया है अगर आपके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को मेरी हेल्प से कोई परेशानी नहीं है तो मेरी 9 सरीन डीगमा पाइथन ट्राइब आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। याओ मिंग के ऑफर को सुन के एल्डर जूली थोड़े से स्टार्टल्ड हो जाते हैं। उनकी आंखें जियान की तरफ देखती हैं। जब जियान फाइनली नॉड कर देता है तभी उनके चेहरे पे खुशी भरा एक्सप्रेशन आया था। इस समय उनके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को मदद की सख्त जरूरत है। जियान एल्डर जूली से पूछता है इस समय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के कैसे हालात हैं। ये सुन के एल्डर जूली हल्के से साई करके अपने सिर को हिलाते हैं। वो एक लो और डीप आवाज में कहते हैं बहुत खराब। तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स अपनी सारी स्ट्रेंथ को लेके हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। इससे पहले हमारे ड्रैगन एम्बर की स्ट्रेंथ अपने पीक पे पहुंच पाए तीनों आइलैंड के तीनों ड्रैगन किंग्स ने ड्रैगन एम्बर को खत्म करने का फैसला लिया है। इस समय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से केओस में जा चुका है और हमारी ड्रैगन एम्पर को तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स ने सराउंड कर लिया है। ये सुन के जियान के चेहरे पे तुरंत ही ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था। उसने इमेजिन नहीं किया था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होगी। वो एक गहरी सांस को एक्सेल करता है। उसके हाथों की फिस्ट टाइट हो जाती है। तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग बने रहे लेकिन उसके लिए जिया की सिचुएशन को पूरी तरह से इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। जिया तुरंत ही कहता है चलो हमें ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड लौटना होगा। सीन फिर से चेंज हुआ था। हम एम्प्टी रियल्म को देखते हैं। इस जगह पर रोशनी का नामो निशान नहीं होता। ये दुनिया एकदम मोनोटोनस और लोनली होती है। साथ ही में यहाँ पे जिस लेवल के डेंजर छिपे हुए हैं उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे ओकेजनली कुछ क्योटिक फ्लो इरप्ट होते हुए दिखाई देते हैं जो कि इंस्टेंट में किसी दोजन की जान ले सकते हैं। इस वजह से अगर एंशिएंट बर्ड ड्रैगन को छोड़ दिया जाए जो कि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए स्पेशलाइज करते हैं तो इंसान या फिर और कोई एक्सपर्ट्स यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई दे देते हैं। ऑफ कोर्स भले ऐसी जगह बाकियों के लिए बिल्कुल रहने लायक ना हो लेकिन एंशिएंट बर्ड ड्रैगन टाइप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इस एम्प्टी रेल्म के क्योटिक स्पेस का यूज करके वो सिर्फ अपनी पावर्स को ट्रेन नहीं कर सकते बल्कि वो इस क्योटिक फ्लो की टीयरिंग फोर्स का यूज करके अपनी फिजिकल बॉडीज को और भी पावरफुल बना सकते हैं। इससे अंधेरेपन में अचानक से एक लाइट दिखाई देती है। अगर कोई इस रोशनी की दिशा में थोड़ा ध्यान से देखेगा तो उसे इस एम्प्टी रेल्म के अंदर एक बहुत ही बड़ा आइलैंड सस्पेंडेड हुआ दिखाई देगा। इस समय बैंग 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 की साउंड के साथ इस आइलैंड में से एनर्जी एक्सप्लोजन्स की आवाजें बाहर आ रही थी। चारों तरफ से जो वेव आफ्टर वेव अटैक्स आगे बढ़ रहे होते हैं उनकी वजह से आइलैंड के अंदर एक एनर्जी का तूफान बन गया था। उस आइलैंड के लाखों फीट के दायरे का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस आइलैंड के आसपास के खाली स्पेस में हमें कुछ लोग किसी का वेट करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी पैनी नजरें चारों तरफ देखती हैं। कोई व्यक्ति जो कि इस आइलैंड के बाहर जाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर एक के बाद अटैक होने शुरू हो जाते हैं। इन लोगों ने एक इस तरह की फॉर्मेशन को बना के रखा था जो कि इस आइलैंड को पूरी तरीके से एक जेल बना लेती है। हमारा ध्यान आइलैंड के ऊपर के एक स्पॉट पे जाता है। यहाँ पे करीब 20 लोग दिखाई देते हैं। इन सभी की आंखें बार बार ग्रुप के मिडिल की तरफ देख रही थी। इस टोल के बीचा बीच में एक कोल्ड और इंडिफरेंट चेहरे वाला बंदा बैठे हुआ होता है। इस बंदे का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हेचिंग से भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही होगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक्सपर्ट पीक 2000 क्लास के 9th चेंज में पहुंच चुका है। इस बंदे की आंखें लगातार नीचे के आइलैंड को देख रही होती हैं। तभी अचानक से इसके कान फड़फड़ाते हैं। इसकी आंखें दूर खाली स्पेस को देखती हैं। वो तुरंत ही खड़े होकर चिल्ला के बोलता है बी केयरफुल, कोई हमें अप्रोच कर रहा है। जैसे उसके मुंह से आखिरी शब्द बाहर आया था सामने के अंधकार में एक लाइट का क्लस्टर फ्लैश होता है। कुछ ही फ्लैशेस के अंदर ये ग्रुप इन लोगों के सामने अपीयर हो गया था। इस भारी भरकम से बंदे की आंखें बहुत ही शार्प होती हैं। वो एक ही बार में इस लाइट क्लस्टर को देख के इसके अंदर हेचिंग को पहचान जाता है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही सीरियस होता है। वो डीप आवाज में कहता है हेचिंग, ये लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं, इनके ऊपर हमला किया जाए। इस ऑर्डर को तुरंत ही बाकी लोग फॉलो करते हैं। कई पावरफुल और रिलीज हुए थे। इनके अटैक्स के कंबाइन होने की वजह से एक एक्सट्रीमली पावरफुल मोमेंटम को कैरी करते हैं। लेकिन इससे पहले इनके अटैक्स उस लाइट क्लस्टर के पास पहुंच भी पाते हैं एक हल्का सा साउंड सुनाई दिया था। आगे के सीन को देख के सभी की आंखें एकदम हॉरिफाइड हो जाती हैं। वो देखते हैं कि उन सभी के अटैक्स एक बैंग साउंड के साथ फट गए। बहुत ही एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ जिसका बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता। वो खाली स्पेस
को चीरते हुए उनकी बॉडी से जाकर टकरा जाती है। इन तीनों ड्रैगन एलिमेंट्स के वॉरियर्स के लिए बिना डाउट के अटैक बहुत ही खतरनाक होता है। इन सभी वॉरियर्स का आर्मर तुरंत ही मिट्टी बदल जाता है। अगर उस भारी भरकम बंदे को छोड़ दिया जाए जो कि पीक दोजोन के 9 स्टेज में पहुंच चुका है, तो बाकी के लोग ग्रग साउंड के साथ नीचे गिर जाते हैं। पलक झपकते पूरे ग्रुप को एनालाइट होते हुए देख उस बड़े से बंदे की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो रोर करते हुए बोलता है, बेस्टर्ड, आखिर तुम लोग कौन हो? इस बंदे की आंखों के सामने उस लाइट क्लस्टर की लाइट धीरे धीरे गायब होती है। लाइट से सबसे पहले बाहर आने वाला जियान होता है। जियान की आंखें इस बंदे के ऊपर बिल्कुल पॉज नहीं होती, बल्कि वो नीचे के ड्रैगन आइलैंड को देखता है। इस समय पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में कई होल्स हो चुके होते हैं। हर जगह पे एक्सट्रीम लेवल की इंटेंस बैटल चल रही होती है। इनकी वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी की वजह से ये पूरा हरा भरा आइलैंड काफी डिम हो गया था। हालांकि पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड केओस में होता है, लेकिन जियान देख पाता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के डिफेंसेस बाहरी एरिया से सिमट के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के मिडिल तक पहुंच गए हैं। ये लोकेशन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सेंट्रल हॉल की होती है, यानी कि अगर ड्रैगन हॉल की टेरिटरी को छोड़ दिया जाए तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का 2/3 हिस्सा बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड्स ने कैप्चर कर लिया है। ये सिचुएशन काफी खराब है। जियान की आंखें चारों तरफ देखती हैं, लेकिन उसे जिया का ऑरा बिल्कुल सेंस नहीं होता। अपनी बॉय से गोड़ के वो बोला ही था कि जिया कहाँ पे है, तभी की एक्सट्रीमली फाइटिंग रिपल ट्रांसमिट होती है। इस लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस करके जियान के चेहरे के हाव तुरंत ही बदल जाते हैं। वो तुरंत ही अपने सिर को उठा के इस एनर्जी फ्लक्चुएशन के ओरिजिन को देखता है। उसे उस जगह पे बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है। जब वो इस इंटेंस लाइट के क्लस्टर को ध्यान से देखता है, उसे दिखाई देता है कि इसके अंदर कई फिगर्स लाइटिंग स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इनकी हर एक एक्सचेंज के बाद टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स रिलीज हो रही थी। अगर इनके और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बीच में पर्याप्त दूरी नहीं होती तो इन अटैक्स की रेमिनेंट वेव्स ही पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जियान की आंखें इस लाइट के सर्कल को काफी इंटेंस तरीके से देखती हैं। उसकी दोनों आंखों को एक फ्लेम कवर कर चुकी होती है, जिसकी वजह से जियान की आंखें उस लाइट सर्कल के अंदर की चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाती हैं। सबसे पहले उसे एक फैमिलियर सा बैक साइड दिखाई दिया था, जैसे पर्पल हेयर्स ने कवर करके रखा होता है। ऑफ कोर्स ये हमारी जिया के अलावा कौन ही हो सकता है, लेकिन अभी की जिया पहले ऐसी छोटी बच्ची नहीं रही है। अभी वो एक बहुत ही शानदार ब्यूटी बन चुकी थी। उसके लंबे फिगर को एक डार्क गोल्डन आर्मर ने कवर करके रखा होता है। ये आर्मर बिल्कुल मोटा नहीं होता, ये जिया की वेल प्रोपोर्शन बॉडी को अच्छे से रैप करके रखता है, जिससे उसकी कर्व्स और भी अच्छे से दिखाई देती है। ऐसी टेम्पटेशन को बहुत ही कम लोग रेजिस्ट कर पाएंगे। जिया ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि तब की वो छोटी सी लड़की ऐसी ब्यूटी बन जाएगी। इस समय उस एक्सक्यूज चेहरे पे एक ऐसी कोल्ड एक्सप्रेशन होता है। भले अभी वो काफी यंग हो, लेकिन तब भी उसकी बॉडी एक अथॉरिटी के ऑरे को रिलीज करती है। जब वो सच में मैच्योर होगी तो उसका एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्पर होने का रॉयल ऑरा किसी को भी डराने के लिए काफी होगा। अभी जिया के अपोजिट साइड में 3 फिगर्स खड़े होते हैं। इन्हें देख के जियान पता लगा पाता है कि तीनों ही अपनी मिडिल एज में है। इनका हर एक अटैक काफी वॉलेंट होता है। ये इनकी फियर्स नेचर को शो करता है। जियान अपनी आंखों को इन तीनों फिगर्स पे लॉक कर लेता है। जियान कहता है तो ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स हैं। हाँ, उसकी आंखों में ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। तीनों की स्ट्रेंथ याओ मिंग से आगे जा चुकी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तीनों बंदे कम से कम 3 स्टार दोशेंग की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। अभी इस लाइट स्फीयर के अंदर जिया एक बड़े से डार्क गोल्डन स्फीयर को पकड़े हुई होती है। ये भाला उसके शरीर से भी लंबा होता है। जब जब ये स्फीयर डांस करता था, चारों तरफ गोल्डन स्पार्क्स फैलते हैं। इसकी वजह से तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स अभी तक कोई एडवांटेज नहीं ले पाए। इस समय जिया ने अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से अनलीश कर दिया था। लगता है उसके ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी राइज हो चुकी है। अगर जियान से भी कंपेयर किया जाए तो जिया सच में एक ही कदम में इस दुनिया के पीक पे पहुंच चुकी है, और तो ये पीक स्ट्रेंथ जियान से भी हायर है। ड्रैगन फीनिक्स एक एंशिएंट बॉय ड्रैगन और हेवन फीनिक्स की ब्लड लाइन को पोजेस करती है। इसे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की ट्रू रूलर बोलना गलत नहीं होगा। जब ये ड्रैगन फीनिक्स सच में अपने पीक पे पहुंचेगी तो तब अगर इसके सामने एक लेजेंडरी दूधी भी आता है, इस मॉन्स्टर्स एग्जिस्टेंस को उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये बात फ्यूचर की हो रही है। अभी जिया को ड्रैगन फीनिक्स बने काफी कम समय हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में उसकी स्ट्रेंथ काफी खतरनाक तरीके से राइज हुई है, लेकिन तभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है कि वो इन तीनों ड्रैगन किंग्स का अकेले ही सामना कर सके। आखिरकार इन तीनों के पास जिया से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक बात काफी ऑब्वियस है कि जिया के रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा लंबे समय तक लास्ट नहीं करने वाला। जब जिया ने इस फाइट की वजह से कुछ समय के लिए एब्सेंट माइंडेड हो गया था, और भारी भरकम सा बंदा अचानक से आसमान की तरफ देख के रोर करता है। इस ड्रैगन रोर की आवाज को सुन के जियान का एक्सप्रेशन तुरंत ही आइसी कोल्ड हो गया था। वो कहता है चौस है। उसका पाम हल्के से आगे बढ़ता है। वो भारी भरकम सा बंदा जिसकी बॉडी काफी तेज से पीछे जा रही होती है, हम तुरंत ही उसे खून के धुएं बदलते हुए देखते हैं। जियान के कानों में एल्डर जूली की आवाज जाती है। वो कहते हैं इसने एक मैसेज को सेंड कर दिया। इस समय तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे होंगे। ये सुन के जियान की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो कहता है चलो हम पहले ड्रैगन हॉल की तरफ चलते हैं। वो भी सच में सेंस करता है कि कई लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिना हेस्टेट करके उसकी बॉडी मूव होती है। वो ड्रैगन हॉल की तरफ चला गया था। तुरंत ही याओ मिंग और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। जब जियान का ग्रुप मूव करता है, नीचे से कई चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस समय तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के कई लोग जियान की टोली को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन नमूनों को देख के जियान के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल ही आती है। जियान तुरंत ही अपनी बॉडी के दुगी को सर्कुलेट करता है। हम उसके मुंह से फ्लेम के क्लस्टर को बाहर आते हुए देखते हैं। इस फ्लेम के फ्लाइटिंग हाई टेम्परेचर को सेंस करके कुछ
कुछ लीड बेंशन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जियान की अभी की स्टैंडिंग के साथ उसकी हेवली फ्लेम पहले से न जाने कितनी पावरफुल हो चुकी है। उसके मुंह को खोलते ही एक आग का समंदर बन जाता है। अगर जियान पास्ट में ऐसा करता तो अपने शरीर की पूरी दुखी का इस्तेमाल करने के बाद भी वो इतनी खतरनाक फोर्स को क्रिएट नहीं कर पाता। उसके एक इशारे पे सी ऑफ फ्लेम्स सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। उसके ग्रुप के आसपास एक फायर बैरियर बन जाता है और जियान की टोली इस फ्लेम के अंदर से होकर काफी आसानी से आगे बढ़ जाती है। कुछ ही फ्लैशेस में ये सभी ड्रैगन हॉल के ऊपर अपीयर हो गए थे, लेकिन जियान की टोली जस्ट ड्रैगन हॉल के ऊपर अपीयर ही हुई थी तब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक थंडर जैसी आवाज गूंजती है। आवाज कहती, तुम बास्टर्ड्स कहाँ से आए हो? तुम्हारी हमारे ट्राइब के मामलों में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? इमीडिएटली एक ब्लैक फेस्ड मैन जिसका शरीर किसी गोरिल्ला की तरह होता है वो सामने प्रकट हो जाता है। वो एक फेरोशियस एक्सप्रेशन को लेके अपने पंच को जियान की तरफ आगे शूट कर देता है। इस अटैक के अंदर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की वजह से आसपास के 1000 फीट की रेडियस की हवा की इंस्टेंट में गायब हो जाती है। इस बड़े से काले चेहरे वाले बंदे को देख के एल्डर ज़ूली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं, जियान केयरफुल रहो, ये वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर है, इसका नाम है ज़्वानमो और ये एक 2 स्टार दोशेंग है। ये सुन के जियान अपने हाथ को वेव करता है। एक जेंडर सी फोर्स सभी को नीचे ड्रैगन आइलैंड में डिलीवर कर देती है। तुरंत ही जियान की बॉडी फूलने लगी थी। वो पलक झपकते ही गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि दूसरी पार्टी से बिल्कुल हल्का नहीं लगता। जिसके बाद सभी की शॉक्ड आंखों के सामने जियान का पंच ज़्वानमो के पंच से जाके टकरा जाता है, जिस पर इन दोनों के अटैक से दूसरे टकराते हैं। जियान की फ्यूरियस थंडर जैसी आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है, गेट लॉस्ट। अब कह रहे सी भयानक सी आवाज को सुन के मेरे कान भी सुन पड़ गए। इस वजह से मैं तो चला पास के नकली डॉक्टर के पास। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। अब जाके मैं सभी कमेंट्स को चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में बिग बैटल फाइनली इरप्ट हो जाएगी। फिर हम जान रहे होंगे तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के बारे में। अब क्योंकि जियान की पार्टी की कल्टिवेशन थोड़ी सी वीक है, इस वजह से फाइट काफी डेस्परेट होने वाली है, लेकिन चाहे कुछ भी हो आपको खूब मजा आने वाला है। इस वजह से अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे हम नेक्स्ट एपिसोड को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे कल का वेट नहीं किया जा रहा तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस का फायदा मिल जाएगा, जिससे जैसे ही उस एपिसोड को प्रिपेयर किया जाता है आप उसे शाम को ही देख पाओगे। और जानकारी के लिए आप ज्वाइन बटन को चेकआउट करना, ये ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो वो भी आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, उसे डायरेक्टली यहाँ से देखा जा सकता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। अंटिल देन टाटा बाय बाय।